welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, NCERT बेस्ड होगा हम लोग का कॉन्सेप्ट जो होगा, जो भी NCERT की बुक में होगा वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो अपनी फिजिक्स की जो आपकी बुक है वो दो बुक हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो पहला यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इंट्रोडक्शन सारा चीज़ें लिखा हुआ है। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है आपका, स्थिर वैद्युतिकी में आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। तो हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी की, तो ये इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। स्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, आवेश, वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। स्टैटिक का मतलब है स्थिर। तो हम यहाँ पर जब भी यानी कि इस यूनिट में या इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हमारा आवेश जो होगा वो हमेशा स्थिर होगा। क्या होगा, हमेशा आवेश स्थिर होगा, रुका हुआ आवेश होगा। एक कोई पॉइंट होगा जहाँ पर आवेश स्थिर हो, गतिशील अवस्था में आवेश नहीं होगा। अगर आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो उसे हम स्थिर वैद्युतिकी ना कह करके हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे, जहाँ पर आवेश गतिशील अवस्था में होता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वैद्युत आवेश। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश है क्या, आवेश की परिभाषा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आवेश, चार्ज, तो किसी पदार्थ का वहन, आप लोग साथ साथ नोट बनाते हुए चलेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी छड़ को, हम क्या करते हैं, आवेशी छड़ को अगर हम, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा आपसे कि अगर आपने किया क्या था, आपने बचपन में ये किया था कि कंघी को आप अपने सर में रगड़ते थे, फिर क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के छोटे टुकड़े कर लेते थे। तो वो क्या, कंघी क्या करती थी, आप उसके थोड़े से ऊपर लेते थे, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंघी है वह आवेशित हो चुकी है, जिससे वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहे तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, यदि किसी आवेशित छड़ को, यदि किसी
आवेशित छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के समीप ले जाया जाता है। तो वह उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। करती है या करता है, जो भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि वह जो रॉड है वह आवेशित रॉड अगर हम किसी कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर खींच कर ले जाती है, यानी कि उसमें आवेश आ चुका है। ठीक है। दूसरी चीज हम एक बात कहेंगे कि अगर कोई वस्तु जैसे है, कोई वस्तु है ये, सपोज ये वस्तु है हमारे पास और इस पर आवेश है। अगर आवेश है तो द्रव्यमान निश्चित है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु में द्रव्यमान है तो ये नहीं कह सकते हैं कि वह आवेशित भी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आवेशित हो, लेकिन अगर आवेशित है तो द्रव्यमान निश्चित होगा। द्रव्यमान है तो आवेश है या नहीं है वो तो अलग एक मैटर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर जिस प्रकार किसी वस्तु का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है द्रव्यमान, ठीक है, उसी प्रकार ये भी एक पदार्थ का जो मैं बताया आपको, मैंने क्या बताया कि वस्तु पर जो बल का अनुभव कराता है, ये क्या है, इसका एक गुण है, तो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। किसी पदार्थ की दी प्रॉपर्टी होती है आवेश भी और द्रव्यमान। और द्रव्यमान और आवेश में संबंध मैंने आपको बताया कि अगर आवेश है तो द्रव्यमान निश्चित होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात से आप समझ गए होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज अगर हम कहें कि अगर मैंने कहा कि आवेशित छड़, अगर कोई अनावेशित छड़ होगी तो वो कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, सीधी सी बात है। अगर कोई अनावेशित छड़ होगी, अगर इस पर कोई आवेश नहीं होगा तो हम इसको कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित खींचेगा नहीं है अपने आप, क्योंकि वो आवेशित ही नहीं है। तो आवेशित नहीं है तो कैसे खींचेगा, खींचेगा नहीं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल चीज ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाती है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम और दूसरी चीज बात करते हैं, आवेश की SI इकाई होती है, क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित किया जाता है। अब C से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आवेश की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, या फिर Q इज इक्वल टू NE होता है। अब आप यहां पर लिख सकते हैं वेयर I इज इक्वल टू क्या, धारा, वैद्युत धारा जिसे कहते हैं आप, और T क्या है आपका, समय है, ठीक है। और यहां N क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, रफ करें। अब बात करेंगे आवेश की प्रकृति की।
तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है धनावेश, जिसे आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक दूसरा क्या होता है आपका ऋणावेश, जिसे आप नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो आवेश दो प्रकृतियों में होता है, धनावेश और ऋणावेश। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आवेशन की विधि। आवेशन की विधि यानी आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेशन की विधि जो है वो मुख्यतः तीन तरह से की जा सकती है। आवेशन की यानी आवेश को उत्पन्न, एक घर्षण द्वारा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसको आप लिखेंगे घर्षण द्वारा आवेश। दूसरा आप कह सकते हैं चालन द्वारा आवेश। तीसरा आप कह सकते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चालन द्वारा आवेश, सॉरी घर्षण द्वारा आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, घर्षण द्वारा आवेश। इसको लिख लीजिए आप, इसकी परिभाषा। जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने पर वे आवेशित हो जाते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देंगे और उनको दूर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाते हैं। और आवेश की प्रकृति कैसी होती है, एक वस्तु पर धनावेश, एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का, उतने ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि किस पे धनावेश आएगा, किस पे ऋणावेश आएगा। तो ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है कि किस पे धनावेश आएगा और किस पे ऋणावेश आएगा। ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत गर्मी है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने आपके बताया कि कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर होगा क्या? इस कंडीशन में एक कांच का छड़ है, कांच की छड़ पर क्या होगा? धनावेश आ जाएगा। धनावेश पूछा भी जाता है, ये एनसीईआरटी में पूछा भी जाता है, धनावेश आ जाता है। और जबकि बिल्ली की रेशम के कपड़े पर क्या जाता है? रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये आवेशन की कौन सी विधि है? घर्षण की विधि। घर्षण की विधि में मैंने आपको बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो एक पर धनावेश आ जाता है, एक पर ऋणावेश आ जाता है। दोनों पर आवेश का परिणाम बराबर होता है, बस उतना ही धनावेश इस पे आता है और उतना ही ऋणावेश इस पर आता है। और धनावेश ऋणावेश किस पर आएगा? ये पदार्थ जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कांच की छड़ को जब हमने किस पर रगड़ा? रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो क्या हुआ कि जो कांच की छड़ थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। जो कांच का छड़ था हमारे पास उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, और जो रेशम का कपड़ा था उसके पास नेगेटिव चार्ज आया। तो ये आवेशन की जो विधि हुई, तो इसे क्या कहेंगे? घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आवेशन की विधि हम समझ चुके हैं। इसके बाद अगली तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए सारी चीज़ें हम आपको, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। दूसरा हमने आपको बताया, पहला हमने आपको बताया था घर्षण के द्वारा, दूसरा जो हमने आपको बताया था वो बताया था चालन के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। यानी कि चालन के द्वारा आवेशन वह विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को, किसी दूसरी अनावेशित लाने पर वह भी आवेशित हो जाती है। इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेश। तीसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेश। अगर नहीं हो तो आप वीडियो को रोक कर पॉज करके फिर से आप इसको नोट कर लेंगे, लेकिन आप लोग सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, जिससे आपको कभी भी आपको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मिल जाए आपको। दूसरा तीसरा जो आपका लास्ट पॉइंट था वो क्या था? प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन।
प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या है, इसमें किसी वस्तु, कोई आवेशित वस्तु होती है, उसके समीप ले जाते हैं, उसको टच नहीं कराते हैं। वहां पर तो संपर्क में लाया गया था, बिल्कुल संपर्क में लाया गया था। इसमें क्या करते हैं, जब प्रेरण द्वारा आवेशन की बात की जाती है तो किसी आवेशित वस्तु को उसके समीप ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये इस आवेशित वस्तु को, जो आवेशित वस्तु है ये अनावेशित वस्तु है, लेकिन ये समीप आने पर भी ये आवेशित हो जाती है। और कैसे आवेशित होती है वो हम देखेंगे पूरे इसके आपके डेफिनेशन में देखेंगे कि कैसे कैसे आवेशित होती है वो। ठीक है, देखिए, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के समीप संपर्क में नहीं लाना है, समीप ले जाना है, समीप ले जाते हैं, तो उस, यहां समझने वाली बात है, उस वस्तु के पास वाले सिरे पर, पास वाले सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। समान आवेश आ जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज हमारे पास ये कोई वस्तु है, ये धनावेशित है, और इसके समीप हम कोई दूसरी वस्तु ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा और उतना ही धनावेश इधर आ जाएगा। यानी कि पास वाले पर विपरीत आवेश आया और दूर वाली सतह पर क्या आएगा, समान आवेश आएगा, उतना ही समान आवेश आएगा। तो इस तरह के जो आवेशन होते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन। और उसके बाद आ जाता है, लिख लिया, इस घटना को स्थिर वैद्युतिकी प्रेरण कहते हैं। इतना लिख लीजिए या समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक बात और कहेंगे कि यहां पर सपोज इसमें क्यू आवेश है और ये आवेश क्यू डैश आ गया इसमें, तो ये दोनों आवेश कोई जरूरी नहीं कि जितना आवेश है उतना ही ट्रांसफर करे। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये बराबर नहीं होता है, यानी कि जो प्रेरण द्वारा आवेश हो सकता है कम जाए, हो सकता है ज्यादा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बराबर आवेश जाएगा। 4 आवेश जाएगा, 4 जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, कि समान आवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ही मात्रा निकल सकती है इसमें से, या बहुत सारी भी निकल सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू Q डैश। ठीक है, अगली जो हेडिंग है हमारे पास,
वह है आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत। वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? तो वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वैद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, वैद्युत का आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? वैद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका? यही आपका, आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, यही वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यही वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगली हेडिंग जो है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश को कहते हैं आवेशों का क्वांटम प्रकृति। मूल आवेश आवेशों की ये हेडिंग है, इसमें देखिए बहुत गर्मी है, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। और आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। इसके अनुसार क्या कहते हैं कि मूल आवेशों को अनिश्चित रूप से विभक्त नहीं किया जा सकता। यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है।
यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। इतना समझिए, यानी मूल आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई आवेश कहें तो जो मूल आवेश होगा, यानी कि आवेश का सबसे सूक्ष्मतम जो रूप होगा उसे मूल, किसी पदार्थ का वो सबसे सूक्ष्मतम जो रूप होता है उसे हम आवेश कहेंगे। तो उसको हम अब विभक्त नहीं कर सकते हैं। ये हम कहें सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है तो आधा इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम E इज इक्वल टू E1/2 नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या प्रोटॉन से ज्यादा हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हुई कि आवेशों को निश्चित रूप में विभक्त, एक अनिश्चित रूप में विभक्त नहीं किया सकता। E के बाद उसे हम विभक्त नहीं कर सकते, क्वांटिटी हो गई, उसके बाद हम उसको विभक्त नहीं कर सकते हैं। आवेशों की सबसे छोटी इकाई E होती है, यहां पर लिख सकते हैं आप पैरा चेंज करके। ये बात समझ में आई? आवेशों की सबसे छोटी इकाई E होती है। अब क्या है आवेशों की सबसे छोटी इकाई? समझ गए आप लोग? दूसरी चीज क्या है? E जो है आवेशों की सबसे छोटी इकाई E होती है, ठीक है। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। E मूल आवेश कहलाता है। E का मान, इसको आप ऐसे पॉइंट बनाइए, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुना होता है। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -E होगा, प्रोटॉन पर आवेश +Q होगा, +E होगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी बात कर लें, अल्फा कण की बात कर लें, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? +2E होगा। यह आप लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने जान लिया आवेश की दो प्रकृति होती है, ठीक है। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आवेशन कैसे उत्पन्न होता है, यानी ओरिजिन ऑफ चार्ज हमने समझ लिया, ठीक है। हमने 3 तरह का समझा, फिर हमने देखा कि मूल आवेश क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक बात और समझनी है हमको, समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश, उसी के नीचे लिखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या फोर्स लगाएंगे? दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, माइनस और माइनस, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट, इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? ऐसा लिख सकते हैं, ये चार्ज ही है प्रतिकर्षण बल।
विपरीत आवेश हमेशा आकर्षण बल का अनुभव कराते हैं। करते हैं, अनुभव कराते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, सीधे से लिखिए। यानी कि हम बात करें प्लस और माइनस, माइनस ए हो गया प्लस माइनस, बी क्या है माइनस प्लस है, दोनों क्या लगाएंगे आकर्षण बल। ठीक है, ये हो गया आपका, इतनी पसंद में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि जब दो आवेश होते हैं तो वह आकर्षण बल लगा सकते हैं अथवा प्रतिकर्षण बल लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको समान आवेश, यानी कि अगर उन आवेशों की प्रकृति समान है तो हमेशा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमने आपको बताई कि जब दो आवेश दो चार्ज अलग होंगे, अलग प्रकृति के होंगे, अलग नेचर के होंगे, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर, यानी आकर्षण बल का अनुभव कराएंगे। ठीक है, लेकिन बात ये आगे फंस गई कि अगर दो आवेश हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं, तो ये कितना फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर। तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम था कूलाम। तो कूलाम ने क्या बताया कि कितना दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करते हैं, इस बात के लिए उन्होंने एक नियम बताया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम के अनुसार, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, कूलाम के नियम क्या बताया, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, देखो दो चीजें होंगी, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल। एक ही लगेगा, अथवा का मतलब होता है एक बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है, अगर हम बात करें, हमारे पास दो चार्ज है, ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये हमारे पास Q2 चार्ज है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो R है। कितना है, R है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप लिखेंगे, माना, पहला चेंज करके लिखेंगे, माना Q1 व Q2 दो आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है तथा एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, या अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तब इनके बीच कौन सा बल लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों नेगेटिव होंगे तभी प्रतिकर्षण लगेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तब इनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। हमें नहीं पता कौन सा, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बात नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने जनरल चीजें में क्या बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, यानी इन आवेशों के गुणनफल के परिमाण, मैं एक चीज मैंने मिस कर दिया, उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण, यहां पे आप लिखिएगा परिमाण, परिमाण जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, परिमाण जरूर लिखिएगा, ठीक है। परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने कहा कि मान लिया दो आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यानी परावैद्युतांक K है, और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो अब क्या होगा, इतना उतार लिया हो तो रफ करें, तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से हमने कूलाम के नियम क्या, दोनों जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल है वो अगर F है तो F क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको इक्वेशन आप 1 मानेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहा, दूसरा ये कहा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी r वर्ग किया, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2 होगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू K रखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो K है, स्मॉल K है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, यही कूलाम का सूत्र है।
इतना पढ़ो, फिर इतना आप देखो, फिर आगे हम बताते हैं आपको। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इधर आप कर दें। हमने आपको बताया कि जो k है इसको क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता। दोनों ये नियतांक होते हैं। के को कहते हैं परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की, किसका परावैद्युतांक? पदार्थ का। इसको आप लिख सकते हैं पदार्थ का, जिस माध्यम में रखा है, सॉरी माध्यम का पदार्थ का नहीं, माध्यम का, ठीक है, मीडियम का। अब देखिए आगे, फॉर एयर, देखो वायु के लिए, वैसे निर्वात के लिए, देखो निर्वात के लिए के का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और वायु के लिए के की वैल्यू जो होती है 0.0005, तो लगभग 1 के बराबर होती है, हम उसको 1 ही मानते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे वायु में रखा है तो वायु के लिए के इज इक्वल टू, निर्वात और वायु में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तब भी हम निर्वात की बात करेंगे तब भी 1 रखेंगे, और वायु की बात करेगा तब भी 1 रखेंगे। तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 Q2 अपॉन R²। इतनी बात समझ में, ठीक है। और जो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 क्या होती है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा समझ में आ गई। एक वैल्यू निकाल के आती है, कभी कभी निकालना होता है एप्सिलॉन नॉट के लिए मात्रक और धीमा दोनों बताना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, क्या होता है? -12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जाते अब क्लास को ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा एक बात कहते जाएंगे कि अगर आपको लाइव पढ़ना है तो क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जब 1K हो जाएगा तभी मैं लाइव आ पाऊँगा, ठीक है। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक नहीं है आपके साथ, मेरे साथ, दोनों के साथ समस्या है, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़ाई करें, घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। क्योंकि इस समय बहुत ही माहौल अच्छा नहीं है बाहर का, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से जो बीमारी कोरोना है बहुत तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, इसी वजह से स्कूल बंद है, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आप हमारी बस इतनी सी मदद कर सकते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।